ओके सो जो लोग भी ज्वाइन किए अब तक सबका गुड मॉर्निंग। होप तुम लोग कल वाला क्लास समझ में आया होगा। सो कल का हमारा क्लास जो था हमने इन शॉर्ट बात किया मैनेजमेंट के बारे में, और जो डिस्कस हमने किया कि जो मैनेजमेंट है ये मैनेजमेंट एक पूरा कॉन्सेप्ट है क्या इन डिटेल। तो मैं जिस रिवाइज करने के लिए बोल दूँ कि मैनेजमेंट का मेन काम होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी भी एंटरप्राइज का जो है ऑब्जेक्टिव अचीव करना इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, और इस ऑब्जेक्टिव को एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली अचीव करने के लिए मैनेजमेंट में कुछ सेट ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं। और अभी क्योंकि हमारे पास इन फंक्शंस के ऊपर सिंगल चैप्टर है, आगे जाके डिटेल हम प्लानिंग के बारे में एक सिंगल चैप्टर पूरा पढ़ेंगे, हम ऑर्गेनाइजिंग के बारे में पूरा एक सिंगल चैप्टर पढ़ेंगे, हम स्टाफिंग के बारे में एक चैप्टर पढ़ेंगे, हम सेम डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग सबके ऊपर एक सिंगल चैप्टर होने वाला है। तो वहाँ हमें समझ में आएगा कि हमारा चैप्टर है ये सब फंक्शंस कैसे होते हैं। लेकिन इन शॉर्ट अभी समझ लो कि अगर मैनेजमेंट कोई भी अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहता है, ठीक है, तो उसको ये सेट ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ेंगे जो कि बेसिक फैक्ट है। उसके बाद हमने लास्ट क्लास में समझा था कि जो हमारा ये मैनेजमेंट है डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट हमारे मैनेजमेंट के डिफरेंट स्कॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमारे क्या थे, जहाँ हमने ये डिस्कस किया कि मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी क्या कहता है, जस्ट इंटीग्रेटिंग फोर्स, जिसमें वो ह्यूमन और नॉन ह्यूमन को आपस में अटैच करके आपस में इंटीग्रेट कर ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करता है। सेकेंड एज अ प्रोसेस हमने समझा था कि मैनेजमेंट कोई एक सिंगल एक्टिविटी का नाम नहीं है, या फिर सिंगल एक्टिविटी कर देने से मैनेजमेंट नहीं होता है, बल्कि उसके अलावा मैनेजमेंट बहुत सारा जो है सेट ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं, और अलग अलग एक्टिविटी को एक संग कंबाइंडली एज ए मैनेजमेंट ट्रीट हमने किया था इन प्रोसेस वाले में, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इनको मिला के हमने कहा था कि कोई अगर बंदा करता है कि पांचों काम, तब उसे कहेंगे उसका काम एक मैनेजमेंट वाला काम है और वो मैनेजमेंट होगा वो मैनेजर होगा फॉर एग्जाम्पल। सेकंड देखा था कि डिसिप्लिन, मैनेजमेंट एज ए डिसिप्लिन, जहाँ हम ये समझा था कि मैनेजमेंट एक एक्टिविटी तो है, प्रोसेस तो है, लेकिन ये प्रोसेस और एक्टिविटी के बारे में कौन बताएगा, इसमें कौन स्टडी करेगा, कौन इसके बारे में फॉर एग्जांपल रिसर्च करेगा, डिस्कशन करेगा, और जो इवैल्यूएशन जो इस फील्ड में होने वाला है, इस एक्टिविटी में होने वाला है, उसके बारे में लोगों को कौन बताएगा। तो हमने ये समझा था कि मैनेजमेंट फील्ड में कि मैनेजमेंट जिस तरीके से बाकी हमारे एरिया ऑफ स्टडी होते हैं, जैसे कि मेडिकल कह लो, लीगल कह लो, चाहे सोशल साइंस कह लो, चाहे मैथमेटिक्स वाला वर्ल्ड कह लो, ठीक उस तरीके से मैनेजमेंट भी एक डिसिप्लिन ही है, और एक यंग डिसिप्लिन है, जिसमें जो है ये जो अपना थियरीज, अपने प्रिंसिपल्स को बनाते वक्त नॉलेजेस या बेसिक जो फैक्ट है या बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है दुनिया के बारे में, वो अलग अलग सब्जेक्ट से या फिर अलग अलग डिसिप्लिन से लेकर बनाता है। लास्ट में समझा था कि मैनेजमेंट एक टीम का नाम भी है, एक ग्रुप का नाम भी है, क्योंकि मैनेजमेंट एक बेसिक फंडामेंटल अजम्पशन लेके चलता है कि कोई भी काम एक सिंगल पर्सन से नहीं होगा, उसके लिए ग्रुप चाहिए, उसके लिए टीम चाहिए, उसके लिए अलग अलग लोगों का एफर्ट हमको कंबाइन करना ही पड़ेगा, उसके बिना कोई भी ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होने वाला। तो यहाँ पर मैनेजमेंट ये कोशिश करता है कि जहाँ भी वो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में है वहाँ अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए वो टीम बिल्डअप करे, और उस टीम में जितने भी लोग हैं सबका एफर्ट एक डायरेक्शन में आगे बढ़े। तो इस तरीके से हमने बेसिक किया था, और मैंने शायद इस तरीके से कोशिश भी किया था बताने के लिए लास्ट टॉपिक के लास्ट क्लास में, ताकि अब जो आगे हम टॉपिक्स पढ़ें, इवन कि पूरा मैनेजमेंट ही क्यों ना, तो आपको एक सोचने का डायमेंशन मिल जाए ये बेसिक फर्स्ट क्लास करने के बाद, कि हाँ जो सोचना है मैनेजमेंट पढ़ते वक्त वो किस डायमेंशन में सोचना है। देखिए होता क्या कि अगर मैं खुद बैठ कर बुक पढूं और बुक पढ़ के खुद सोच के समझ जाऊंगा मैं खुद को, तो कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ वो सिंगल चैप्टर ही समझ सकते हो। लेकिन जब टीचर समझाता है आपको एक डिटेल में, तो टीचर आपको एक डायमेंशन ऑफ थॉट देता है कि आप पढ़ते वक्त किस डायमेंशन में सोचो, और जब सोचते हो ध्यान से इस डायमेंशन में पढ़ते वक्त, तो सिर्फ एक चैप्टर नहीं बल्कि आने वाले 5 से 10 चैप्टर आप कभी कभी कहते हैं कि पूरा का पूरा सेक्शन ही समझ में आने का हम लोग को बेसिकली एक हैबिट बिल्डअप हमारा हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोग क्लास में रेगुलर रहिए, ठीक है, और जो भी टॉपिक हम लोग करें धीरे धीरे से ही हम लोग पूरा बिजनेस स्टडीज़ या कॉमर्स कह लीजिए, हम लोग डिटेल में इसको कवर करेंगे। तो ये दिक्कत नहीं है कि CBSE वाले हैं या ISC वाले हैं, सबके लिए सिलेबस जो है बराबर है, बस नाम अलग है, BST CBSE वालों के लिए, ISC और कॉमर्स वालों के लिए। तो आज का हमारा चैप्टर मुझे टॉपिक मुझे दिखाई दे रहा है, आप मुझे 1 मिनट दीजिएगा, शायद कोई ज्वाइन करना चाहता है, 1 सेकंड मुझे दीजिएगा। ओके, तो टॉपिक जो आज का हमारा वो है फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है।
तो हम लोग ये फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स सुनने में तो बड़ा नॉर्मल लगता है। आप जो टॉपिक पढ़ोगे कॉमर्स में या फिर बिजनेस स्टडीज़ में, हर जगह आपको एक टॉपिक मिल जाएगा कॉमन, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, या फॉर एग्जांपल बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स वाला जो वर्ड है ये कॉमन रहेगा हर चीज़ में। तो आप समझते हैं कि फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स होता क्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोग समझेंगे मैनेजमेंट वाला। अगर आपने ये चीज़ समझ लिया कि जब हम लिखते हैं फीचर्स किसी के बारे में तो हम एक्चुअली लिख क्या रहे हैं उसके बारे में, क्या हमें कुछ लर्न करना है, क्या हमें टॉपिक को समझना है, क्या करना है उसके बारे में फीचर समझते वक्त। तो मैं बता दूं कि फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में 50 बच्चे होंगे, 40 बच्चे होंगे, 30 बच्चे होंगे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 30 बच्चे में से कोई भी 2 बच्चा पिक कर लीजिए, वो एकदम एग्जैक्ट एक जैसा नहीं होगा, ना हाइट में ना चेहरे में, कुछ क्वालिटीज़ में भी वो सेम नहीं होगा। इवन कि मैं कह लूँ कि सभी जो 50 बच्चे हैं पूरे क्लास में वो आइडेंटिकल है। या मैं बताऊँ पूरे स्कूल का अगर मैं डेटा लेके चलूँ, 2000-3000 बच्चे अगर पूरे स्कूल में है, मैं पूरे 3000 बच्चों में किसी 2 बच्चों को भी उठाऊँ ना, तो शायद ऐसा पॉसिबिलिटी है कि दोनों के फीचर्स, अब जो मैं बता रहा हूँ फीचर्स, ये दोनों की कुछ बेसिक चीज़ों में डिफरेंस ज़रूर मुझे मिलेगा। तो मतलब ये कह सकता हूँ अगर एक भी चीज़ में डिफरेंस मिल गया तो दोनों चीज़ बराबर नहीं है। तो इसलिए क्या होता है कि हमें कॉमर्स या बिजनेस स्टडीज़ में हमें हर टॉपिक का फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत लोग, अगर आपने क्लास लेवल में खुद से पढ़ा है बिजनेस स्टडीज़ या कॉमर्स, तो आपने चीज़ फील किया होगा कि कभी कभी कन्फ्यूजन चलाता है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे वो भी लगता है, उसका मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे वो भी लगता है पढ़ने के बाद, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, बिना समझाए। तो डिफ़िकल्टी आता क्यों है? तो यहाँ चीज़ समझिएगा कि अगर मैं मैनेजमेंट लेके चलूँ, मैं HRM लेके चलूँ, मैं बिजनेस लेके चलूँ, मैं प्रोफेशन लेके चलूँ, तो ये सारे टॉपिक एक नहीं है, आते हैं एक ही सोर्स से। अगर बताऊँ कि बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये सभी आते हैं एक ही सोर्स से, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज से चले आते हैं। लेकिन क्या तीनों सेम है? एक सोर्स से आने के बाद भी तीनों सेम है? नहीं। जैसे एक माँ के 3 बच्चे होते हैं तो तीनों बच्चे के आपस में सेम होते हैं? कभी सेम नहीं होते। क्यों? एक ही वर्ड मिलेगा आपको, उनके फीचर्स और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होते हैं। सिर्फ इस तरीके से कॉन्सेप्ट से अगर मैं बातें में करूँ तो जितने भी आप पढ़ते हो टॉपिक्स, फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट पढ़ोगे, फिर आप मार्केटिंग पढ़ोगे, फिर आप इसमें बिजनेस फाइनेंस पढ़ोगे, सबका फीचर्स अलग अलग होगा और यही फीचर्स इस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है कि 2 चीज़ें अलग अलग हैं, 2 चीज़ों का एप्लीकेशन अलग अलग है, 2 चीज़ों का डायमेंशन अलग अलग है, 2 चीज़ों का इम्पॉर्टेंस अलग अलग है। सबसे पहले डेफिनेशन होता है इम्पॉर्टेंट, उसके रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग होता है इम्पॉर्टेंट। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो किसी भी टॉपिक का फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही होता है इम्पॉर्टेंट। तो इसको समझना बहुत ही बेनिफिट होता है। अगर इसको पढ़ लिए तो शायद आप 90% या मैं कहूँ 80% तो अबाउट उसका इम्पॉर्टेंस, एडवांटेजेस, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझ ही जाते हो किसी भी टॉपिक का। तो इस तरीके से हमारे पास टॉपिक आज का है वो फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। हम यहाँ पे ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये मैनेजमेंट अलग है अकाउंटेंसी से, कैसे ये मैनेजमेंट अलग है इकोनॉमिक्स से, कैसे ये मैनेजमेंट अलग है मैथमेटिक्स से अपने सेपरेट स्पेशलाइज्ड फील्ड में। तो अगर मैं फर्स्ट बात करूँ तो मैंने यहाँ पे सिर्फ पॉइंट्स का नाम नहीं लिखा है कि बहुत लोग का क्वेरी होता है यहाँ पर कि खाली पॉइंट लिखते हैं, नोट्स हमें नहीं मिलते हैं, डेफिनेशन नहीं मिलते हैं, मैं उसमें लिखूँ क्या एग्ज़ाम में। तो यहाँ मैं बोलना चाहूँगा कि एग्ज़ाम का मतलब होता है कि आपका नॉलेज चेक करना, कि टीचर को आप पढ़ा रहे हो। जो टीचर चेक कर रहा है आपका पेपर, वो टीचर जानता है कि टॉपिक क्या है। लेकिन हम कभी कभी क्या होते हैं कि क्योंकि हमारे पास गाइडेंस नहीं है, बुक हमारे पास जस्ट है, हमें कहीं भी से भी 3-4 लाइन बुक से उठाई और लिख दिया एग्ज़ाम में, तो मिल तो जाएगा नंबर, लेकिन मे भी शायद पर टॉपिक 1 या 2 नंबर कम मिले। तो यहाँ में फुल मार्क्स अगर चाहिए BST में, देखो बहुत आसान, अकाउंट्स हो, कॉमर्स हो, BST हो, इंग्लिश लैंग्वेज हो, जो भी आप पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स भी क्यों ना हो, उसमें 100 में 100 आराम से चले आएंगे। अब मैं 20 को ऐड करके बता रहा हूँ, स्कूल वाला आराम से चले आते हैं 100 में 100। अगर 100 में 100 नहीं भी आए, आपके स्कूल के लिए वो 2 मार्क्स कट भी गए 20 में, तो 80 में 80 उठाना बहुत ही आसान चीज़ है। बस ये पता होना चाहिए हमें लिखना क्या है, लिखना कितना है और किस समय में लिखना है, कितने समय में। तो ये एग्ज़ाम में बहुत लोग कर नहीं पाते हैं। क्यों? बुक से पढ़ा। तो वहाँ पे टीचर आपका नॉलेज चेक कर रहा है कि भाई आप जो पढ़ के आए हो बुक, आप उसको अपने लैंग्वेज में कैसे मॉडिफाई कर सकते हो। आप उन पूरे पैराग्राफ में से जो आपके बुक में दिया गया है, उसमें से आप उससे कौन कौन से इम्पॉर्टेंट लाइन आप पिक करके, सिर्फ उन इम्पॉर्टेंट लाइन को ही पिक करके आप लिख कर सकते। एग्ज़ाम इसके बारे में होता है। ये एग्ज़ाम इसके बारे में नहीं कि आपसे पूछा फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, आप टीचर को पढ़ा रहे हो लिख के कि हाँ मेरे को आता है। नहीं, टीचर या एग्जामिनेशन ये देखता है
कि जो भी आपने 100 चीज़ें पढ़ी इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, उन 100 चीज़ों में से 20 या 25 चीज़ें क्या इंपॉर्टेंट है आपके अंडरस्टैंडिंग में। एक तो मैनेजर है, उस मैनेजर के बहुत सारी चीज़ें चली आती है, लेकिन कोई भी मैनेजर सब चीज़ सॉल्व नहीं कर पाता है। तो ये पढ़ाई लिखाई हमको ये समझाता है कि उन सभी पूरे चैप्टर या पूरे पेज में से पढ़ने के बाद क्या चीज़ें थी इंपॉर्टेंट जिनका मैं नोट बनाऊं और उन्हीं नोट को मैं एग्ज़ाम में लेके आऊँ। तो इस बारे में एग्ज़ाम होता है। जो बच्चे समझते इस बातों को वो कम पढ़ के भी फुल मार्क्स लेकर चले आते हैं, और जो बच्चे नहीं समझते हैं वो ज़्यादा पढ़ के भी मार्क्स लेकर चले आते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने क्या लिखा है, मैंने क्या किया है कि जो मैं सेशन दूँगा ऑनलाइन, जो मैं ऑनलाइन टीचिंग कराऊँगा पढ़ाऊँगा सबको, उसमें मैं जो भी लिखना आपको एग्ज़ाम में एग्जैक्टली वो मैं ले लूँगा। तो उसके रिगार्डिंग क्या कर सकते हैं कि आप लोग जो है इसमें जो भी आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आप इनको कॉपी लिख सकते हैं, नोट्स इसका बना सकते हैं, या स्क्रीनशॉट लेकर आप लिख सकते हैं। ठीक है। सो 2 हफ्ते के लिए हम लोग ये क्लास कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद हम लोग करते हैं 1 मिनट लेना, शायद कोई ज्वाइन करना चाह रहा है क्या? नहीं, ऑलमोस्ट सब ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। टॉपिक हम लोग आज है क्या? पहला अगर मैं देखूँ फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, तो मुझे ये मिलेगा कि मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड। तो कल जिन्होंने क्लास किया है उनको ये मैंने पहले ही बता दिया था कि विदाउट अगर गोल नहीं होता किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो शायद हम लोग आज मैनेजमेंट नहीं पढ़ रहे होते। तो मैनेजमेंट है क्या? ये वही एलिमेंट या वही फंक्शन है जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव करता है। खाली अचीव करना काफ़ी नहीं है, बल्कि उस गोल को इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव करना, ताकि मैं ऑन टाइम भी अचीव हो जाए और कम से कम पैसों में भी अचीव हो जाए। तो इसलिए लिखा है पहला फीचर्स है कि मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। कहाँ से आया मैनेजमेंट? गोल से आया। किसके गोल से आया? ऑर्गेनाइजेशन के, एंटरप्राइज के, या बिजनेस गोल से आया। तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ गोल से आया है, बल्कि जितने भी मैनेजमेंट जो भी काम करता है, जो भी फंक्शन परफॉर्म करता है, हाथ हिलाता है, मुंडी लाता है, यहाँ से वहाँ जाता है, कुछ भी करता है, तो ध्यान दीजिएगा वो कुछ करने के पीछे बस एक ही चीज़ है कि गोल्स या फिर ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का। तो मैनेजमेंट के फंक्शंस, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, इवन की पूरा मैनेजमेंट का जो भी चीज़ें हैं वो गाइडेड बाय है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स से। अगर बस ये चीज़ हम कहते हैं मैनेजमेंट के बारे में, तो मैंने क्या लिखा है, नोट्स आप पढ़ सकते हैं कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिफरेंट गोल्स। ठीक है। क्यों? अगर बात करूँ मैं 2 ऑर्गेनाइजेशन, एक बात करता हूँ प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, रिलायंस लिमिटेड फॉर एग्जांपल। एक अगर मैं बात करूँ नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, एनजीओ के बारे में बात कर लेते हैं, तो इन दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग अपना ऑब्जेक्टिव होता है। अब आप जानते हो कि इंडस्ट्री भी अलग अलग टाइप की होती है, कोई ऑटोमोबाइल है, कोई कॉटन है फॉर एग्जांपल, कोई हेल्थ केयर है, ठीक है, कोई एजुकेशन है। तो अगर जैसे ही टाइप्स बदलते हैं ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, तो उनका ऑब्जेक्टिव भी बदल जाता है। आप लोग पढ़ चुके इकोनॉमिक्स में क्लास 11 में, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट और हमारा मिक्स्ड। तो हमारा मिक्स में बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के बारे में। गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी है। तो अगर बात करूँ एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का ऑब्जेक्टिव और एक बात करूँ किसी भी सोशलिस्ट इकोनॉमी का ऑब्जेक्टिव, तब वो अलग अलग मिलेगा। तो अगर अलग अलग ऑब्जेक्टिव ही है, तो जो मैनेजमेंट का जो फंक्शंस होगा, जो मैनेजमेंट का तरीका होगा, जो प्रिंसिपल्स यूज होंगे, वो भी अलग अलग होंगे। ये बहुत ही ज़रूरी है समझना। मान लीजिए कि आपने MBA किया, किसी प्राइवेट फर्म में गए, पहले आप वहाँ काम किए, तो वहाँ आपको ये लगेगा काम करके कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको मुझे प्रॉफिट कमा के देना, ठीक है। मैं कुछ भी करूँ, मुझे बस प्रॉफिट चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को मुझे प्रॉफिट कमा के देना। लेकिन कल को मान लीजिए आप किसी NGO में चले गए, NGOs भी होते हैं अच्छे जो सैलरी प्रोवाइड करते हैं, ऐसा नहीं है। आप किसी गवर्नमेंट सोसाइटी में चले गए, पहले तो MBA किया, प्राइवेट जॉब कर रहे थे, फिर आपका फॉर एग्जांपल UPSC IAS निकल गया, फिर आप गवर्नमेंट में चले गए, तो वहाँ फील करोगे कि यहाँ कोई प्रॉफिट वाला चीज़ नहीं है, यहाँ पर बस हमको सोसाइटी को सर्व करना है, हमको सर्विस प्रोवाइड करना है। देखिए, 2 अलग अलग चीज़ें थी ना। क्यों? कि उसका ऑब्जेक्टिव अलग है, इसका ऑब्जेक्टिव अलग। जैसे ऑब्जेक्टिव बदला तो मैनेजमेंट के फंक्शंस भी बदल जाएंगे, मैनेजमेंट का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है पर्टिकुलर मैनेजर के लेवल पर, पूरा मैनेजमेंट नहीं, मैनेजर के लेवल पर, वो भी चेंज हो जाएगा। तो है कि नहीं ये इंपॉर्टेंट फीचर जानना कि मैनेजमेंट जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है उसका ऑब्जेक्टिव, उसके फंक्शन उसके वे से ढल जाते हैं या घूम जाते हैं, कह सकते हैं। तो मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। क्यों? क्योंकि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग मेरे गोल्स होते हैं। तो मैनेजमेंट जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसको वही गोल्स फॉलो करना है, वही गोल्स अचीव करना है। तो यहाँ मैंने लिखा, आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर मेरे पीछे, कि यहाँ जो है एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिफरेंट गोल्स सच एज इकोनॉमिक, सोशल, पर्सनल गोल्स। कुछ भी हो सकते हैं, किसी के पर्सनल गोल ज़्यादा,
सोशल नहीं है, किसी के सोशल गोल्स ज़्यादा है, इकोनॉमिकल नहीं है, किसी के ऑर्गेनाइजेशन के इकोनॉमिकल गोल है, सोशल या पर्सनल नहीं है। तो जो भी गोल है उसी को अचीव करेगा मैनेजमेंट, बाकी लोग को बाद में देख लेगा। आगे, सो मैनेजमेंट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव दीज गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैं बार बार इस वर्ड को हाईलाइट करता हूँ, क्यों? ध्यान दीजिएगा, बाकी लोग ध्यान नहीं देते हैं कि लेकिन ये दो वर्ड बहुत ज़रूरी है। गोल तो कोई भी अचीव कर लेगा, पढ़ना है, पढ़ना मेरा गोल है, अचीव कर लेगा, लेकिन पढ़कर अच्छे नंबर लाना ये मेरा इफेक्टिव है और एफिशिएंट है। ध्यान दीजिएगा। आगे है, द सक्सेस ऑफ मैनेजमेंट इज मेजर्ड बाय द फुलफिलमेंट ऑफ दिस गोल्स। अच्छा, सही है। अगर आपने इस गोल को अचीव कर लिया मतलब आप एक अच्छे मैनेजर हो, आपका मैनेजमेंट अच्छा है। अगर आपने इस गोल्स को अचीव नहीं किया तो शायद आप अच्छे मैनेजर नहीं हो या फिर आपका जो मैनेजमेंट है वो अच्छा नहीं है। आगे, therefore effective management is always goal oriented। ठीक है, efficient management is always goal oriented कि हाँ भाई खाली गोल ही अचीव करना मुझे, और क्या बचा? गोल अचीव करना, सैलरी बढ़ाना, काम खत्म। तो जब तक आप कंपनी में गोल अचीव करते रहोगे या फिर ऑर्गेनाइजेशन में गोल अचीव करते रहोगे, आप मैनेजर हो। आप नहीं कर पा रहे तो आप मैनेजर नहीं हो। एंड फोकसेस ऑन अचीवमेंट ऑफ दिस गोल्स ओनली। तो आई होप कि आपको ये फर्स्ट टॉपिक समझ में आया होगा कि मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड क्यों कहा जाता है, क्यों होता है। सेकेंड अगर बात करूं तो लिखा है मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल। तो अगर मैं यूनिवर्सल वर्ड यूज़ करूं या मैं वर्ड यूज़ करूं ऑल परवेसिव, दोनों की जगह होता है। यूनिवर्सल मतलब हर जगह, ऑल परवेसिव मतलब भी हर जगह। सो मैनेजमेंट जो वर्ड है ना, ये जो मैनेज चीज़ है मैनेजमेंट, ये हर जगह प्रेवलेंट है, ये हर जगह इसकी ज़रूरत है, हर जगह ये नीडेड है, हर जगह इसको अप्लाई करना पड़ता है। हर जगह ऐसे लोग मिल जाएंगे जो काम कर रहे हैं मैनेजमेंट का आपको। ऐसा दुनिया में कोई जगह नहीं है, सोने के अलावा नहीं, सोने में भी मैनेजमेंट लगता है कि कैसे टाइम में सोए, कितने घंटे सोए वगैरह वगैरह। यानी कि अगर मैं कहूँ कि 99.99% लाइफ बॉय की तरह हर जगह मैनेजमेंट चाहिए अपन को। क्यों चाहिए अपन को मैनेजमेंट? क्योंकि वहाँ पे कुछ काम हो रहा है ना, वहाँ पे लोग इन्वॉल्व हैं, वहाँ पे रिसोर्स इन्वॉल्व है, और इससे बढ़कर जहाँ भी मैं काम कर रहा हूँ, जो भी मैं काम कर रहा हूँ, उस काम के पीछे ऑब्जेक्टिव। आप ऐसा खुद सोच लीजिए, 2 मिनट वीडियो पॉज करके या फिर मैं 2 मिनट रुक जाता हूँ कि कोई ऐसा काम है जो बिना ऑब्जेक्टिव आप करते हैं, उठे करना स्टार्ट कर दिया। शायद 99% में ऐसा नहीं होता होगा कि बिना ऑब्जेक्टिव काम कर रहे हो। इसका मतलब 99% में है कि ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव है तो मैनेजमेंट है। और कोई भी काम, कोई भी इंडस्ट्री क्यों ना हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो ट्रेडिंग हो, या फिर कह लीजिए चाहे वो प्रॉफिट सीकिंग हो, चाहे वो नॉन प्रॉफिट सीकिंग हो, वहाँ पर 2-3 चीज़ें कॉमन मिली जाएंगी। पहला तो उनका ऑब्जेक्टिव होगा, सेकंड वहाँ पे लोग इन्वॉल्व होंगे, थर्ड उनको रिजल्ट चाहिए अपने ऑपरेशंस के बाद, मतलब ऑपरेशन के एंड में उनको कुछ रिजल्ट चाहिए। जहाँ ये 3 चीज़ें ऑब्जेक्टिव, ह्यूमंस और पूरे साल के बाद एक टर्म के बाद उनको रिजल्ट चाहिए, उनको एक रिजल्ट चाहिए, उनको एक रिपोर्ट चाहिए, तो वहाँ पर वो सोचेंगे कि तीनों काम अच्छे से हो ताकि एंड में रिपोर्ट जो रिजल्ट हमारा है वो अच्छा हो। तो यहाँ पर अब क्या किया गया, कुछ सालों में फील कर लिया गया कि बिना मैनेजमेंट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी फील्ड अच्छे से नहीं चल सकता। तो इसलिए कहते हैं कि मैनेजमेंट यूनिवर्सल है, मैनेजमेंट का एप्लीकेशन यूनिवर्सल है, भले इसकी प्रिंसिपल्स जो है वो किसी 1-2 जगह, 1000 में से 1-2 जगह एप्लीकेबल ना हो या फिर रिलेटेबल ना हो, लेकिन जो मैनेजमेंट है बाकी अदर जो है वो हर जगह यूनिवर्सल है, वो हर जगह अनचेंज्ड, मतलब काम आते ही आते हैं। बिना मैनेजमेंट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव नहीं कर सकता। तो मैं 2 मिनट रुक के एक बात समझाऊंगा कि क्यों इफेक्टिवली और एफिशिएंटली में इतना जोर दिया जा रहा है मैनेजमेंट के थ्रू। आप लोग सब इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, पढ़ा भी तो इकोनॉमिक्स, पढ़ा होगा कि आपने कि स्कैर्स जो है वो हमारे क्या है, जो रिसोर्स हमारे हैं वो स्कैर्स है, चाहे मनी हो, चाहे हमारा वो लैंड हो, कोई भी रिसोर्स क्यों ना हो, वो सभी स्कैर्स है। और स्कैर्स रिसोर्स का तभी हम लोग बेनिफिट ले पाएंगे जब तक हम लोग को ऑप्टिमली यूज़ नहीं करेंगे, अच्छे से यूज़ नहीं करेंगे। तो अच्छे से यूज़ देखिए 2 होता है, एक अच्छे से यूज़ करने वाला लेबर, माय मिस्टेक, एक यूज़ करने वाला होता है लेबर फॉर एग्जाम्पल, एक अच्छे से यूज़ करवाने वाला होता है मैनेजर। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि टीचर्स स्कूल में बहुत हैं, फिर प्रिंसिपल क्यों चाहिए? तो प्रिंसिपल इसलिए चाहिए ताकि सभी टीचर्स अपने नॉलेज को अच्छे से टाइमली अप्लाई करें। खुद काम किया उसने नहीं, बल्कि टीचर से काम करवाया। तो यहाँ पे समझिएगा कि किसी भी चीज़ों को मुझे अच्छे से अचीव करना है, जो हमारे रिसोर्स है वो हमारे खुद के नहीं है। अगर मैंने पैसे से खरीदा है तो वो सोसाइटी के हैं, तो अगर मैं उनको अच्छे से यूज़ नहीं करूँगा तो मुझे भी लॉस है कि मैंने पैसे दिए खरीदा है, मुझे प्रॉफिट होता था ₹1,00,000 का, मैंने नहीं अच्छे से यूज़ कर पाया, मुझे प्रॉफिट हुआ 70 का ही, मुझे लॉस हुआ।
सेकंड, रिसोर्स जो 100 पीस बना के सोसाइटी में वापस जा सकते थे, मैंने उसको अच्छे से यूज़ नहीं किया, मुझे कम पीस मिला, सोसाइटी को लॉस। तो डुअल यहाँ पर लॉस होगा। तो इसलिए यहाँ पे वर्ड में फोकस किया जा रहा है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। अगर मैंने इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अपने ऑपरेशंस को किया, फॉर एग्जांपल ऑपरेशन कंप्लीट किया, तो बेनिफिट सबको मिलेगा, सोसाइटी को भी और मुझे भी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि मैनेजमेंट का काम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली होना चाहिए, और मैनेजमेंट हर जगह है, इरेस्पेक्टिव ऑफ इंडस्ट्री, इरेस्पेक्टिव ऑफ नेचर, इरेस्पेक्टिव ऑफ उसका वॉल्यूम, इरेस्पेक्टिव ऑफ साइज, जो भी हो ये मैटर नहीं करता, मैनेजमेंट तो हर जगह आपको मिलेगा। तो इसमें जो मैंने लिखा है मैनेजमेंट में, अगर मैं पढ़ के बताऊँ आपको, तो यहाँ है कि मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल। द थियरीज एंड एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स अपने यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया शायद। द थियरीज एंड एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ऑल परवेसिव। ठीक है, आर ऑल लिखेगा, आर ऑल परवेसिव इन ऑल फील्ड्स। ठीक है, आगे लिखा है कि मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन एंड फील्ड्स, एक्टिविटीज एक्सेट्रा, irrespective of their types and nature. ठीक है, the basic function of management are performed at every level of management, चाहे वो टॉप हो, चाहे मिडिल हो, चाहे लोअर हो। मतलब मैनेजमेंट का जो फंक्शन होता है उसे परफॉर्म करने का जिम्मेदारी सिर्फ टॉप का नहीं होता है, सिर्फ मिड का नहीं, सिर्फ लोअर का नहीं होता, बल्कि अपने अपने लेवल पर जितना एरिया ऑफ हमारा एप्लीकेशन हो उसके थ्रू तीनों लेवल जो हमारे होते हैं मैनेजमेंट के, सबको मैनेजमेंट फंक्शंस को एप्लीकेबल करना है। ठीक है, तो समझ में आया हो कि मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल, जो एप्लीकेशन है वो ऑल परवेसिव है, इरेस्पेक्टिव ऑफ नेचर, साइज, वॉल्यूम एंड स्केल ऑफ बिजनेस, ये हर जगह काम आता है, इसको हर जगह यूज़ किया जाता है, जाना ही चाहिए फॉर एग्जांपल। तो मैं इसके बाद अगर बात करूं थर्ड एफ, जो हमारा थर्ड और फोर्थ हमारा जो मैनेजमेंट का फीचर है, वो थर्ड मुझे मिलेगा कि मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। तो याद कीजिएगा मैंने कल ही बताया था कि मैनेजमेंट एज अ ग्रुप वाले में सेम चीज़ यहाँ है, कुछ है यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। ठीक है, कि मैनेजमेंट जो बिलीव करता है वो कंबाइंड एफर्ट में बिलीव करता है, एक सिंगल एफर्ट में कभी बिलीव नहीं करता। उसे पता है कि भले ही किसी को लग रहा है कि हम सिंगल अचीव कर लेंगे, हम अकेले पढ़ के जो है टॉप कर लेंगे, लेकिन उसे लग रहा है, हो भी सकता है किसी एक्सेप्शन वाले केस में, मतलब 1000 अगर मैं 1 लाख लोगों को कंसीडर करूं तो उसमें 5 या 6 मुझे मिल जाएंगे जो ऐसे हो सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा 5-6 लोग ही हैं, बाकी अगर बात करूं 1000 लोगों में तो 995 लोग ऐसे हैं जो शायद ये ना कर पाए। इसमें कोई बुरा बात नहीं है, ये बेसिक फैक्ट है। जब तक ग्रुप एफर्ट नहीं मिलेगा तब तक जो है आप काम नहीं कर पाओगे ठीक से। अब ग्रुप एफर्ट क्या होता है, तो एक बेसिक चीज़ है कि हर काम में कोई अच्छा नहीं, हर काम में हर कोई अच्छा नहीं हो सकता, या कोई एक सिंगल बंदा हर कोई काम नहीं कर सकता। इसमें डिफ़िकल्टी क्या है, इसमें बस ये समझने के लिए है कि एक समय मैं समझाता हूँ चलिए आपको। फॉर एग्जाम्पल कि फेसबुक मीम्स बहुत आप देखते होंगे, उसमें लिखा होगा व्हेन वन टीचर कैन टीच ऑल द सब्जेक्ट्स देन हाउ वन स्टूडेंट कैन लर्न ऑल द सब्जेक्ट। ये चीज़ है, हालांकि ये बेसिक फैक्ट भी है, चलिए मानता हूँ, लेकिन एजुकेशन सिस्टम क्या बताता ना कि टीचर के पास एक कंप्लीट नॉलेज है। और कोई टीचर अकाउंटेंसी खाली पढ़ा रहा है तो आपको ये मानना पड़ेगा कि अकाउंटेंसी का जितना तो नहीं कह सकते समंदर है, लेकिन जहाँ तक आंखें जा पा रही हैं समंदर में वो टीचर सब जानता है। तो टीचर का जो आंखों की रोशनी में एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, ठीक है, जो टीचर की जो आंखों की रोशनी होती है वो समंदर में बहुत दूर तक जा चुकी है, बहुत दूर तक दिख चुका है। लेकिन वही अगर बात किसी स्टूडेंट के बारे में तो शायद उसकी आंखों का पावर अब तक उतना नहीं बढ़ा है, धीरे धीरे बढ़ता है, पढ़ के बढ़ता है। तो स्कूल लेवल पर जब तक आप स्टूडेंट हो तब तक ये बिलीव किया जाता है कि आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो सभी फील्ड का, थोड़ा इकोनॉमिक्स भी जानो, थोड़ा कॉमर्स भी जानो, थोड़ा आप अकाउंटेंसी भी जानो, थोड़ा इंग्लिश भी जानो, थोड़ा सा BST या कंप्यूटर वगैरह भी जानो, थोड़ा थोड़ा जानो। क्या आपको उतना नॉलेज हो सकता है जितना टीचर को, लेकिन उतना डेप्थ नॉलेज लेने के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम खर्च करना पड़ता है, बहुत लगता है। तो किसी भी के लिए इम्पोर्टेंट ज़रूरी नहीं है कि वो सभी चीज़ों को जान पाए पूरा कम्प्लीटली। तभी ना एक डॉक्टर एक लॉयर नहीं बन सकता। अगर डॉक्टर बनना है उसे तो वहाँ 10 साल उसे पढ़ना पड़ेगा, एक लॉयर बनना है तो वहाँ उसे 8 साल पढ़ना पड़ेगा। मतलब उम्र के 18 साल तो सिर्फ ग्रेजुएशन के बाद ही बीत गए, तो बच्चा वो ज़िंदगी जिया कब। हाँ, ज़िंदगी 1000-2000 साल की होती तो कर लेते। हम भी टीचर हैं, हम भी डॉक्टर बन जाते पढ़ के, टीचिंग का काम मास्टर्स वगैरह कर लिया, फिर MBBS में घुस गया। लेकिन ऐसा पॉसिबल होता नहीं है। तो मैं बहुत दूर चला गया था, अब वापस टॉपिक पे आता हूँ।
सो मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। तो यहाँ पर ये समझिए कि अलग अलग फील्ड से मुझे बंदे हायर करने ही पड़ेंगे, ठीक है। कोई टीचर अच्छा होगा अकाउंटेंसी वाला, कोई टीचर होगा अच्छा इकोनॉमिक्स वाला, कोई टीचर अच्छा होगा कॉमर्स वाला। इन तीनों को लाएंगे और इन तीनों के एफर्ट को कंबाइन करेंगे और स्टूडेंट्स को जो नॉलेज चाहिए, जितना उनको रिक्वायर्ड अभी है उतना नॉलेज परफेक्ट देंगे। जब तक कोई अच्छे से काम सीखा नहीं है वो किसी और को सिखा नहीं सकता, ये एक बेसिक फैक्ट है। तो ये मानता है मैनेजमेंट। तो अलग अलग काम के लिए अलग अलग लोगों को मतलब हायर करता है और उस काम का जो अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव होता है, नेट ऑब्जेक्टिव जो होता है, वो उन लोगों से वो काम करवाता है। कैसे करवाता है? इंटीग्रेट कर उनके फोर्स को एक ग्रुप टीम बिल्डअप करके, ठीक है। तो मैनेजमेंट जो नाम होता है एक ग्रुप एक्टिविटी का नाम है, एक सिंगल बंदे का एफर्ट का नाम नहीं है। अगर कोई बंदा मैनेजमेंट का ईगो में आ गया कि हम ही सब काम करेंगे, हम ही सब कुछ करेंगे, तो शायद वो कर तो लेगा, लोग समझेंगे कि हाँ कर भी रहा है, लेकिन शायद जो काम हो सकता था 5 लोगों के साथ मिलकर वो अकेला ना हो पाए, ठीक है। तो यहाँ पढ़ते हैं मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी में कि मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी ही होता है बिकॉज यहाँ पे कंबाइंड एफर्ट ही चाहिए, बेसिक फंडामेंटल हमारे फैक्ट है। तो अगर मैं पढ़ूँ जो लिखा है मैंने कि मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद एफर्ट्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल। कंसर्न मतलब क्या? उसे पता है कि कभी भी कोई काम का सिंगल बंदा हायर नहीं करना है, 2-4 बंदा हायर करना है, ग्रुप मुझे बिल्डअप करना है मेरा ऑर्गेनाइजेशन में, तभी काम अच्छे से हो पाएगा। तो कंसर्न है ग्रुप एक्टिविटी में, ठीक है। अगर उसे कोई लग रहा है कि ग्रुप में कोई एक सिंगल बंदा ऐसा है जो अकेले काम करना चाह रहा है, अकेले कुछ करना चाह रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कि अच्छा भी है, बाकी वाली टीम के लोग इनएक्टिव हैं, ठीक है। देखिए 2 चीज़ें हैं, एक तो शायद वो ओवर परफॉर्मेंस दे रहा है, बाकी लोग परफॉर्मेंस अपने लेवल पर दे रहे हैं। सेकेंड चीज़ क्या हो सकता है कि बाकी लोग जो है वो परफॉर्मेंस दे ही नहीं रहे हैं, इसलिए जो एक बंदा परफॉर्मेंस पूरा दिए जा रहा है। तो यहाँ पर जो मैनेजमेंट है, जो हेड होगा, वो इस चीज़ को समझ जाएगा तुरंत, और बाकी जो इनएक्टिव है फॉर एग्जांपल उनको भी एक्टिव करेगा, बिकॉज उनको 5 का एफर्ट लेकर आना है, किसी एक के एफर्ट से नहीं होने वाला। आगे पढ़ो, इट यूनाइट्स द एफर्ट्स एंड स्किल्स ऑफ मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप। कैसे करता है ये आगे पढ़िएगा, मोटिवेशन, लीडरशिप पढ़ाऊंगा मैं आगे जाके कॉमर्स में, और इवन की जो बिजनेस स्टडीज़ है ना उसे ही बच्चों को पढ़ाऊंगा, कैसे करता है वहाँ सीखेंगे, ठीक है। इट यूनाइट्स द एफर्ट्स एंड स्किल्स ऑफ मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप एंड मेक्स अ ग्रुप इनटू अ टीम। मैंने कल ही कहा था ग्रुप का मतलब टीम नहीं होता। अगर लोग साथ में बैठे हैं या लोग साथ में हैं तो ग्रुप कह सकते हैं, लेकिन अगर उनका एफर्ट साथ में नहीं है ग्रुप होने के बाद भी, तो उसे टीम नहीं कह सकते। मैंने कल एग्जाम्पल दिया था फुटबॉल वाला, सेम चीज़ यहाँ पर है। ग्रुप को टीम बनाना होता है किसी मैनेजर को। नो वन कैन परफॉर्म ऑल टास्क्स अलोन, द ग्रुप हेल्प्स इन गेटिंग थिंग्स डन थ्रू ग्रुप एफर्ट विच इन्वॉल्व्स, ठीक है। यहाँ लग मैंने छोड़ दिया विच इन्वॉल्व्स ग्रुप एफर्ट, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी का नाम है, ठीक है। या ग्रुप को इस्टेब्लिश करने का या ग्रुप को टीम बनाने का नाम है मैनेजमेंट। कैसे करते हैं हम लोग आगे पढ़ेंगे मोटिवेशन लीडरशिप में कुछ चैप्टरों के बाद, कॉमर्स में ही। आगे बात करता हूँ। सो मैनेजमेंट इज अ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। यहाँ समझना पड़ेगा सिस्टम ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या होता है। ठीक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि सिस्टम ऑफ अथॉरिटी का मेरा मतलब यही होता है कि जो मैं सिस्टम है फॉर एग्जाम्पल, उसको इस्टेब्लिश कौन करेगा। अब सिस्टम क्या होता है, कौन क्या काम करेगा, कौन किसको गाइडेंस देगा, कौन किसको ऑर्डर देगा, कौन किसके ऑर्डर फॉलो करेगा। ये इस्टेब्लिश का मतलब नहीं कंपनी इस्टेब्लिश कर रहे हैं या कुछ और इस्टेब्लिश कर रहे हैं। यहाँ इसका मतलब ये होता है कि जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक सिस्टम, मुझे एक फ्रेज में कहता हूँ अभी, सबऑर्डिनेट सुपीरियर। मैं फिर से रिपीट करूँगा, सबऑर्डिनेट सुपीरियर रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश कौन करता है, मैनेजमेंट। अब फॉर एग्जांपल कि आपका क्लास है, आपके क्लास में कौन स्टूडेंट मॉनिटर होगा, कौन स्टूडेंट फॉर एग्जांपल क्या काम करेगा। आप लोग मान के चलो किसी एक्सकर्शन पे जा रहे हो, किसी ग्रुप टूर पे जा रहे हो, तो कौन डिसाइड करेगा, आपके क्लास टीचर या फिर आप ग्रुप लीडर फॉर एग्जांपल। तो ग्रुप लीडर ही डिसाइड करता है, उसके पास ही अथॉरिटी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कि किसी को डाइट करना या अपने जूनियर्स को बोलना कि तुम ये काम करोगे, तुम वो काम करोगे। आगे ध्यान दीजिएगा, जो चैप्टर हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, वहाँ पे इसको डिटेल में समझिएगा, ठीक है। वर्क डिवीजन समझाऊंगा मैं, 14 प्रिंसिपल्स हमारे हैं मैनेजमेंट वाले में, डिटेल में जाके कि वो कैसे करता है सिस्टम, ये क्या जो सिस्टम ऑफ अथॉरिटी कैसे इस्टेब्लिश करता है। लेकिन अभी समझिए कुछ थोड़े लेवल पर कि जो मैनेजमेंट काम है उसका सोल काम है कि सिस्टम ऑफ अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ये सबका बस का बात नहीं है, जिसके हाथों में अथॉरिटी रहेगा सिर्फ वही इस चीज़ को इस्टेब्लिश कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन में। सो मैनेजमेंट इज अ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी कि जो सब लोग जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इस्टेब्लिश करता है
सुपीरियर सबऑर्डिनेट, या घुमा के भी कह सकते हैं सबऑर्डिनेट सुपीरियर रिलेशनशिप, ठीक है। सबऑर्डिनेट हम लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जूनियर नहीं बोलते हैं, वो एक बहुत ही कॉमन वर्ड है, ठीक है। जूनियर सीनियर कभी नहीं, बल्कि जूनियर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वर्ड सबऑर्डिनेट, ठीक है। और सीनियर के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सुपीरियर। तो सुपीरियर सबऑर्डिनेट, किसके नीचे कौन काम करेगा, किसके अंडर कौन काम करेगा, कौन किसके अंडर कमांड लेगा, ये जो है इस्टेब्लिश करना रिलेशनशिप, वो है काम है मैनेजमेंट का। तो अब अगर मैं बताऊँ आपको, इसमें लिख के जो लिखा हुआ है समझाऊँ आपको, तो मैनेजमेंट इज बोथ रूल मेकिंग, ध्यान दीजिएगा, रूल कि पूरा ऑर्गेनाइजेशन जो है कैसे काम करेगा। अच्छा, आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा कंपनी फॉर्मेशन वाले में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, तो वो कौन बनाता है? टॉप मैनेजमेंट ही बनाते हैं कि हमारा जो पूरा कंपनी है कैसे काम करेगा, कौन कितने बजे लोग आएंगे, कितने बजे लोग जाएंगे, ब्रेक कितने बजे का होगा, ठीक है। कोई आदमी को मैं कब निकाल सकता हूँ, जो सीनियर बंदा है वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, ठीक है। तो रूल मेकिंग अथॉरिटी है हमारा। आगे देखो, बनाने का मतलब होता है कि रूल मैंने मेक कर दिया, रूल मैंने बना दिया। अगर मैं आगे देखूँ तो है रूल इन्फोर्सिंग अथॉरिटी, अब उनको इन्फोर्स भी करवाना है अपना अथॉरिटी दिखाकर, ठीक है। नहीं करोगे तो निकाल देंगे, नहीं करोगे तो पनिशमेंट मिलेगा, नहीं करोगे सैलरी कटेगा। ये काम होता है हमारे टॉप मैनेजमेंट का। तो रूल मेकिंग एंटिटी भी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट, और रूल एनफोर्सिंग भी हमारा है। ये इंपॉर्टेंट लाइन था, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया। आगे लिखा कि इन एन ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटीज आर डेलीगेटेड अमॉन्ग डिफरेंट पीपल वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आप लिखा है वर्क अथॉरिटीज डेलीगेटेड। जो बीएसटी पढ़ के आए क्लास, पता है उनको, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ये पढ़ के आए क्लास 11 में। आप जो कॉमर्स पढ़े दोबारा पढ़ाऊंगा उनको मैं क्लास 12 में भी। सो है इन एन ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटीज आर डेलीगेटेड, मतलब अथॉरिटी जो होता है वो बांटा जाता है। सब लोग तो मैंने पहले ही पढ़ा कि सब लोग तो एक काम कर नहीं सकते, तो काम करने के लिए क्या चाहिए, पावर चाहिए, अथॉरिटी चाहिए। तो ये अथॉरिटी जो होता है लोगों में आधा आधा बांट दिया जाता है। सो इन एन ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटीज आर डेलीगेटेड अमॉन्ग डिफरेंट पीपल वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स। एफिशिएंट मैनेजमेंट इज इम्पॉसिबल विदाउट वेल डिफाइंड, शायद छूट गया मेरे से, हाँ वेल डिफाइंड लिखा है मेरे, वहाँ पर टाइमिंग मिस्टेक है। वेल डिफाइंड लाइन्स ऑफ कमांड, पता होना चाहिए किसको कि कौन मेरा हेड है, किससे मैं ऑर्डर लूँ, सबसे मैं ऑर्डर ना लूँ, या मैं किसी से ऑर्डर ना लूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि मेरा बॉस कौन है। बॉस का मतलब ये नहीं कि जो मेरे ऊपर हो, बॉस का मतलब है जो कंपनी ने मुझे बोल रखा कि मुझे यही देगा क्या बोलते कमांड, वो मेरा बॉस होगा। लाइन्स ऑफ कमांड और सुपीरियर सबऑर्डिनेट लिखे आ गया, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो जो मेरा बॉस होगा, जो मेरा सीनियर होगा, वो उसको मैं बोलूँगा मेरा सुपीरियर, और जिसको मैं कमांड दूंगा वो मेरा हो जाएगा सबऑर्डिनेट। किसमें, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, कि हाँ अब ये डिसीजन ले लिया हम लोगों ने, अब ये काम होने वाला है। आगे कहते हैं मैनेजमेंट एस्टैब्लिशेस दिस वेल डिफाइंड सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये काम मैनेजमेंट का, मैंने पहले कहा कि ये फीचर्स वही है जो मैनेजमेंट को बाकी लोगों से अलग बनाते हैं, कि ये काम मैनेजमेंट का ही है, कोई और अगर डिपार्टमेंट करेगा तो उसे मना कर दीजिएगा, बिकॉज ये फीचर्स मैनेजमेंट में कॉमन है। अब अगर मैं आगे बात करूँ कि अगला मेरा फीचर जो है, पांचवा और छठा फीचर कौन सा है, सो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। हालांकि हमने बात पहले ही कर लिया इसके बारे में कि मैनेजमेंट का लास्ट वाले क्लास में मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस, फिर बात करें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रोसेस अगर वर्ड आ गया तो पहले दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि मैनेजमेंट किसी सिंगल एक्टिविटी का नाम नहीं है, बल्कि मैनेजमेंट जो है डिफरेंट या मल्टीपल एक्टिविटी का नाम है, ठीक है। वहाँ फंक्शन, वहाँ प्लानिंग भी होता है, वहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग भी चीज़ों का होता है, वहाँ पे स्टाफिंग भी होता है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स को अपॉइंट करना फॉर एग्जांपल। लेकिन जो ऑर्गेनाइजिंग जो है ना चीज़, ये इसको कह सकते हैं मेनली जो होते हैं स्कॉलर्स कॉमर्स वर्ल्ड के, वो कहते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग में हम सिर्फ नॉन लिविंग चीज़ों या फिर नॉन ह्यूमन रिसोर्स को ही ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन स्टाफिंग जो अगला हमारा स्टेप है, वहाँ लिविंग जो हमारे हैं रिसोर्स या फिर जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स है उनको एम्प्लॉय करते हैं, दोनों अलग अलग है, ठीक है। सो उसके बाद हम लोग फिर कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग भी करते हैं, फिर कंट्रोलिंग भी करते हैं। सो क्योंकि मैनेजमेंट में बहुत सारे एक्टिविटीज़ हमारे इन्वॉल्व है, तो इसी केस हम लोग जो है मैनेजमेंट को लेते हैं, सब प्रोसेस लेके चलते हैं। जिस बंदे को पता है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है और वो मैनेजर ही है खुद, तो वो समझ जाएगा कि कोई भी एक काम मुझे करके बस चुप नहीं होना, मुझे मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म करने हैं अगर मेरा वो एरिया ऑफ फील्ड है तो, ठीक है।
तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, देखिए क्योंकि मैंने पहले समझा दिया, डीप नहीं जाऊँगा इसमें। सो मैनेजमेंट इंटीग्रेट्स डिफरेंट ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज, और इंटीग्रेशन में ध्यान दीजिएगा, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करना पड़ता है, डिफरेंट एक्टिविटी परफॉर्म करना पड़ता है मैनेजमेंट को ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू गेटिंग थिंग्स डन, इन ऑर्डर टू गेट रिजल्ट्स। मैनेजमेंट हैज टू डायरेक्ट, रेगुलेट, कंट्रोल, मोस्ट इंपॉर्टेंटली कोऑर्डिनेट। जो हमने अभी वर्ड पढ़ा कोऑर्डिनेशन, ध्यान दीजिएगा, सुन के लगता होगा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन सेम। हमारा एक सिंगल चैप्टर है कोऑर्डिनेशन के ऊपर, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कोऑर्डिनेशन वाला। द अबव सेड एक्टिविटीज ऑफ मैनेजमेंट टुगेदर, ध्यान दीजिएगा टुगेदर, सिंगल वो एक्टिविटीज हैं अपना सिंगल, लेकिन बात करूंगा अगर मैं कि टुगेदर मिलकर वो बन जाते हैं, पूरे प्रोसेस बन जाते हैं, ठीक है। चलिए, खूब समझ में आपको आया होगा यहाँ तक, नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर कभी बात करेंगे इसके बारे में, डाउट अगर हुआ तो। आगे है हमारा मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। अब एक डायनेमिक वर्ड जो है, पहले ये समझ डायनेमिक का वर्ड मतलब क्या होता है। कोई भी चीज़ है अगर उसमें कोई भी जो उसका पेस है चेंज होने का, अगर फास्ट है तो उसे हम कहते हैं वो डायनेमिक है, ठीक है। चाहे वेदर क्यों ना हो, चाहे आपका मूड क्यों ना हो, चाहे आपके घर के फैमिली के मेंबर का मूड क्यों ना हो, ठीक है, कुछ भी अगर बहुत फास्ट अगर चेंज होता है, मतलब एक स्टेज से दूसरा स्टेज, एक टाइप से कोई और टाइप अगर हो जाता है तो वो हमारा डायनेमिक होता है, ठीक है। अब देखो डायनेमिज्म जो होता है वो एक बेसिक कह सकता हूँ नेचुरल फैक्ट है कि कोई भी इंसान का बहुत दिनों तक सेम नहीं रहता, तो उससे बिहेवियर में थोड़ा बहुत चेंज तो आएगा, लेकिन ये चेंज आने का जो फेज है, देखिए चेंज मतलब डायनेमिज्म नहीं होता, चेंज आने का जो स्पीड है, ठीक है, उसे कहते हैं डायनेमिज्म। फॉर एग्जाम्पल कि आज का वेदर जो है रेनी है, कल का वेदर फॉर एग्जाम्पल सनी हो जाएगा, तो तुरंत एक दिन में चेंज हुआ ना, तो इसका एक अलग पेज है। लेकिन मान के चलिए अभी किसी एरिया में 10 दिनों के लिए रेनी सीजन था, ठीक है, और 20 या 30 दिन बाद सनी हुआ फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे चेंज होने का फेज बहुत ही स्लो। तो अगर ये चेंज होने का फेज जो है बहुत फास्ट हो तो उसे हम कहते हैं डायनेमिक, ठीक है। डायनेमिक का मतलब चेंज नहीं होता, फिर से मैं क्लियर कर दूँ, डायनेमिक का मतलब होता है कि चेंज होने का जो फेज है वो कितना फास्ट है। 2 सेकंड में देख लूँ कोई अगर ऑनलाइन एक्टिव तो नहीं ना है कि इसको ज्वाइन करना है। चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आगे चले आऊँ तो मुझे मिलता है कि मैनेजमेंट डायनेमिक फंक्शन। अब मैनेजमेंट का जो फंक्शन डायनेमिक क्यों है, ठीक है, इन्वायरमेंट में चेंज होना भी डायनेमिक है। अब उस इन्वायरमेंट में अगर मुझे सरवाइव करना है तो मुझे भी उस इन्वायरमेंट के पेस के साथ ही क्या होगा, चेंज होना पड़ेगा ना। तो दोनों चल रहे पैरेलल, जो इन्वायरमेंट है वो भी फास्ट चेंज हो रहा है, और जो इन्वायरमेंट मैं जिस इन्वायरमेंट रहने वाला हूँ, यानी कि मैं अपने आप को बहुत फास्ट चेंज कर रहा हूँ। अगर ऐसा है तभी ध्यान दीजिएगा वो ऑर्गेनाइजेशन या वो ह्यूमन बीइंग जो है ठीक से सर्वाइव कर पाएगा, फिर लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है। हम बीमार पड़ जाते हैं कभी कभी, क्यों, मौसम तुरंत बदलता है, और अगर हमारा बॉडी उतना अडेप्टिव नहीं है, उतने फास्ट चेंज नहीं हो पाता, हम बीमार पड़ जाते हैं। ठीक इस तरीके से जो हमने पढ़ा है क्लास 11 में बीएसटी में, बीएसटी में हाँ बिजनेस जो लोग बच्चों ने पढ़ा आईएससी वालों ने, कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो बहुत ही डायनेमिक नेचर का है, कभी भी वो फिक्स रहता है बहुत दिनों तक, ठीक है। उसमें चेंज, कोई भी चेंज सडन आ सकता है। तो जो पॉलिसी मेकर्स है, जो पॉलिसी इम्प्लीमेंट करवाते हैं, जो मैनेजमेंट में जो लोग हैं, क्या उनके फंक्शन डायनेमिक नहीं होना पड़ेगा? फॉर श्योर होना पड़ेगा, अदरवाइज वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काम ही ठीक से नहीं कर पाएगा, फिर वो सबसे पीछे हो जाएगा, या फिर हो सकता है जो चेंजेस आए ऑर्गेनाइजेशन में वो उसको एडवर्सली यानी कि बैड इफेक्ट करके चले जाए। खूब समझ में आ रहा हो? सो मैनेजमेंट कहीं का भी हो, एक मैनेजमेंट के बंदे को डायनेमिक बनना पड़ेगा, बिना डायनेमिक बने वो काम नहीं कर पाएगा ठीक से। तो अगर यहाँ बात मैं करूँ तो यहाँ हमारा जो मैं लिखा है मैंने यहाँ पर कि मैनेजमेंट इज डायनेमिक फंक्शन, द नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज डायनेमिक एज मैनेजमेंट वर्क्स इन अ डायनेमिक इन्वायरमेंट। जो समझाया मैंने एक बेसिक फैक्ट है, ये तो झुटला कोई नहीं सकता कि जो इन्वायरमेंट है मैनेजमेंट का वो एक डायनेमिक नहीं है। हर इन्वायरमेंट, हर बिजनेस का इन्वायरमेंट डायनेमिक होता है, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कई बातें बात करेंगे इस बारे में आगे की। डिफरेंट टास्क्स ऑफ मैनेजमेंट आर परफॉर्म्ड कंटिन्यूअसली टू मेक द ऑर्गेनाइजेशन डायनेमिक। अब यहाँ पे जो परफॉर्म्ड कंटिन्यूअसली क्यों लिखा गया है, क्योंकि जानते हैं मैंने पहले क्या कि डायनेमिक का मतलब क्या होता है, चेंज होने का पेस या स्पीड कितना होता है। तो अगर वो रोज चेंज हो रहा है, वो हर पीरियड में तुम्हारा आपका चेंज हो रहा है,
तो हमको अपना फंक्शन को भी जो है जो परफॉर्मेंस है फंक्शंस का, उनको भी कंटिन्यूस करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा कंटिन्यूसली टू मेक द ऑर्गेनाइजेशन डायनेमिक। तो अगर मैनेजमेंट अपने ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन को चेंज बहुत फास्ट कर पाता है, तो वो चेंज अपने तो फंक्शन को फास्ट कर ही रहा है, इसके साथ साथ वो ऑर्गेनाइजेशन को भी डायनेमिक बना रहा है। और इन अ competitive environment, the management keeps a close watch on the business environment and it changes organizations, practices and policies as per the change in the environment. अब ध्यान दीजिए, किसी भी मैनेजर को ये स्किल्स होना चाहिए, ये उस पर बेसिक जो टैलेंट होना चाहिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन में क्या चेंज आ रहा है और उसके बाद मैं क्या चेंज करूं अपने में, इसका बहुत ही क्रिटिकल चीज़ होती है एनालिसिस करने के लिए, ठीक है। तो वो मैनेजर करता है समझ कर अपने स्किल्स के थ्रू। Thus management and its activities are a never ending set of functions। जान लीजिएगा कि कभी खत्म नहीं सकता, ठीक है। इसमें डरिएगा मत कि मैनेजर बन गया मुझे हर रोज काम करना पड़ेगा। आसान होता है, एक बार जब ट्रेंड हो गए, एक बार जब समझ गए, तो ये चेंज लाना बहुत ही आसान होता है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा एक्टिव डायनेमिक तो रहना ही पड़ेगा इसमें। तो हमने अब तक 6 फीचर कवर किए, हमारे पास 10 या 12 फीचर से मुझे याद नहीं है, डिस्कस कर लेंगे। चलिए, सो हमारे पास 2 फीचर अब और हमारे पास जुड़ गए। वो हमारे पास जो पहला फीचर, सातों जो फीचर हमारे पास आया कि मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा फीचर है आर्ट एंड साइंस का, ये कहाँ से आया है? ये आया है मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन से आया है, ठीक है। जहाँ मैंने क्या बताया था कि जो मैनेजमेंट होता है वो मैनेजमेंट डिसिप्लिन बता रहा हूँ, स्टडी बता रहा हूँ, ठीक है। कि जो मैनेजमेंट होता है वो हमें गुण सिखाता है, वो हमें टैलेंट सिखाता है, हमें चीज़ें बताता है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, कि आप चीज़ों को एडमिनिस्टर कैसे करते हो या फिर कौन कौन चीज़ों को एडमिनिस्टर कैसे किया जाता है, वो हमें सिखाता है कौन? मैनेजमेंट। तो हम सीखते क्या है? हम सीखते हैं प्रिंसिपल्स सीखते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल्स बेसिक फंडामेंटल फैक्ट होते हैं किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, कि बेसिक प्रिंसिपल हमारे होते हैं। तो ये प्रिंसिपल जो है मैनेजमेंट सिखाता है एक मैनेजर को। तो मैंने पहले बताया था कि मैनेजर कौन होता है, हमने पढ़ चुके लास्ट वाले क्लास में, तो समझिएगा कि इन्हीं प्रिंसिपल्स को मैनेजमेंट का सीखने के बाद एक बंदा मैनेजर बनता है जो काम करता है। तो किसी भी अगर थ्योरी में, किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी डिसिप्लिन में कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ थ्योरीज हैं और जो रिलेटेबल भी है प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, तो ध्यान दीजिएगा उसे हम साइंस कहते हैं। ये साइंस वो नहीं कि बायो फिजिक्स केमिस्ट्री वाला साइंस नहीं, वो हो गया एब्सोल्यूट साइंस, ठीक है। कि वो ह्यूमन बींग से रिलेट तो करते ही हैं, लेकिन ह्यूमन माइंड से नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं गलती बोलूँगा, मैं गलत नहीं हूँगा, समझिएगा इस चीज़ को कि हमारा ह्यूमन माइंड जो है या फिर ह्यूमन जो है वो बहुत ही अनसर्टेन है, कब वो क्या करे या क्या वो दिमाग में सोच रहे कैसे पता होगा। हाँ, लेकिन ब्लड कैसे काम करता है, ब्लड में क्या बैक्टीरिया वगैरह वगैरह वो तो पता कर सकते हैं, ठीक है। सेम एज कि कल को फॉर एग्जांपल तूफान किस कोने से आएगा, कहाँ से आएगा, मुझे नहीं पता। हाँ, कैसे क्या तूफान आ सकते हैं फॉर एग्जांपल, हम उसका एस्टिमेशन एग्जैक्टली कर सकते हैं। सेम एज फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में, तो ये सब हमें पता है, ये सब सर्टेन है, इनके जो फेनोमेना है ये सर्टेन है इतने सालों की स्टडी के बाद। लेकिन जो ह्यूमन का नेचर है, मुझे लगता है शायद 20 साल 50 साल भी क्यों ना बीत जाए, कभी भी मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ह्यूमन का बिहेवियर कभी भी कोई सर्टेनली बता नहीं सकता कि हाँ ये बंदा अगर ऐसा होगा तो ये करेगा, कभी कोई नहीं बता सकता प्रूफ के साथ। लेकिन एस्टिमेशन लगा सकता है, कुछ थ्योरीज भी दे सकता है। तो मैनेजमेंट भी कुछ ऐसा ही है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के थ्रू, अपने स्टडीज़ के थ्रू, अपने डिस्कशंस के थ्रू मैनेजमेंट के स्कॉलर्स को या मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को कुछ प्रिंसिपल्स और कुछ थ्योरीज देता है पढ़ाने के बाद, जो मैक्सिमम केसेस में जो है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो है वो होते हैं रिलेटेबल, ठीक है। चाहे फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ो, चाहे आप पढ़ो फॉर एग्जांपल मार्केटिंग मैनेजमेंट, तो अलग अलग एरिया फील्ड बटा हुआ है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अलग अलग टूल्स हैं। आप जो अकाउंट्स खाली पढ़ते हो, कैश बुक, BRS या फिर जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, पार्टनरशिप, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, अकाउंट से कहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि बहुत साइंटिफिक प्रिंसिपल, बहुत सारे साइंटिफिक जो है फॉर्मूलाज भी हैं। आगे पढ़ोगे आप बैचलर्स में फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो मैं पढ़ चुका हूँ ऑलरेडी। तो हाँ, समझो कि कोई भी कंपनी का पैसा है, ऐसे नहीं कि बस मैनेज कर लिया, बहुत सारी चीज़ें होती है मैनेज करने के लिए। किसने दिया? मैनेजमेंट नहीं दिया और फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं दिया, जिसको यूज़ करके फाइनेंशियल मैनेजर जो होते हैं वो फाइनेंस की दिक्कतों को सॉल्व करते हैं। ठीक इस तरीके से जो मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ता है उसे अलग थेरीज मिलते हैं, अलग अलग मिलते हैं। तो साइंस जो है, क्योंकि मैनेजमेंट साइंस में इसलिए बोल रहे हैं कि इस फील्ड के बारे में स्टडी करने के बाद मैनेजमेंट को कुछ जो है चीज़ें एग्जैक्ट मिल जाती हैं, थेरीज या प्रिंसिपल्स वो होती हैं। तो जिस भी फील्ड से, जिस भी स्टडी से हमें ये प्रिंसिपल्स और थेरीज मिले,
हम उनको साइंस बोलते हैं, ठीक है। और साइंस क्यों नहीं बोल देंगे, आपका इसके बाद एक टॉपिक है जहाँ हम सीखेंगे मैनेजमेंट एज अ आर्ट एंड साइंस। ये तो सिंगल सा फीचर, स्मॉल फीचर हो गया, लेकिन क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इसके रिगार्डिंग जो एक बड़ा टॉपिक भी है जहाँ हमें समझाना है कि मैनेजमेंट को साइंस क्यों बोलते हैं और मैनेजमेंट को आर्ट क्यों बोलते हैं, डिटेल समझेंगे। तो यहाँ पर बस समझिए कि जिस भी स्टडीज़ में कोई प्रिंसिपल्स है, कोई थ्योरीज इन्वॉल्व है, तो उनको हम बोलते हैं, उनको हम साइंस ही बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो मैनेजमेंट एक साइंस है। अब मैनेजमेंट आर्ट क्यों है? अगर कोई भी हम कोई भी थ्योरेटिकल नॉलेज का अगर हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का ऑप्शंस अवेलेबल है और लोग उस प्रिंसिपल को सीखने के बाद से उसका जो एप्लीकेशन भी करते हैं अगर, तो समझिए वो आर्टिस्टिक स्टडी ही है। तो प्रिंसिपल सब लोग पढ़ते हैं। अब वो बंदे पे डिपेंड करता है कि उसकी स्किल्स पे डिपेंड करता है कि जो वो प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर रहा है, फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकल सिचुएशन में वो कैसे कर रहा है, किस वे से कर रहा है। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स बस पढ़ के काम हो गया, ये चीज़ नहीं। सेम मैं आपको भी समझाता हूँ बार बार कि अकाउंटेंसी सिर्फ पढ़ लिया या बेसिक सिर्फ पढ़ लिया, इकोनॉमिक्स खाली पढ़ लिया या कॉमर्स पढ़ लिया, पढ़ के काम खत्म हो गया। जो ये समझ रहे हैं जो बच्चे, वो बच्चे अभी भी गलती कर रहे हैं, ठीक है। आप कल को जाने वाले हो, किसी कॉर्पोरेट में कहीं काम करने वाले हो, ऐसा कोई भी स्टडी नहीं है कॉमर्स वर्ल्ड में स्पेशली जो आर्टिस्टिक ना हो। तो इसका टैलेंट या स्किल्स जो है वो अभी से बिल्डअप होता है, ठीक है। अब अभी से स्मॉल स्मॉल सीखते हो, तब जाके आपके थॉट ऑफ डायमेंशन जो है वो बिल्डअप होता है कि आप लॉन्ग जाते हो उस चीज़ में, ठीक है। खूब समझ में आ रहा आपको यहाँ तक। तो क्योंकि मैनेजमेंट में जो होता है, कोई एक मैनेजर सीखे हुए प्रिंसिपल्स को अप्लाई भी उसे करना होता है, अप्लाई करता ही है फॉर श्योर। तो वो तो मैनेजमेंट एक आर्टिस्टिक स्टडी भी बन जाता है, बिकॉज प्रिंसिपल्स है साइंस का पार्ट और प्रिंसिपल्स को यूज भी करना है, तो सेम क्या हमारा है, वो प्रैक्टिकल पार्ट भी है, यानी कि वो आर्ट वाला पार्ट भी है। तो जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो मैं थोड़ा सा पढ़ दूँ कि ऑल साइंटिफिक स्टडीज हैव सर्टेन वेल डिफाइंड एंड एक्सपेरिमेंटेड प्रिंसिपल्स। ये बहुत ज़रूरी है। ये नानी के नुस्खे नहीं है कि बस बोला कि हो गया, इसको बहुत लोगों के द्वारा एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। एक्सपेरिमेंट करने के बाद बार बार मैक्सिमम केसेस में वही रिजल्ट मेरे आने चाहिए, तब जाके बनता है वो वेल डिफाइंड और वेल एक्सपेरिमेंटेड प्रिंसिपल एंड थियरीज। तो टेंशन मत लीजिएगा, जो भी आप पढ़ेंगे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स थियरीज सभी वेल डिफाइंड है और सभी हमारे वेल एक्सपेरिमेंटेड भी हमारे डिफरेंट स्कॉर्स के थ्रू। आगे बाय द एप्लीकेशन ऑफ दोज प्रिंसिपल्स इन द प्रैक्टिकल सिनेरियो, बाय द माय मिस्टेक, बाय एप्लीकेशन ऑफ दोज प्रिंसिपल्स इन द प्रैक्टिकल सिनेरियो। आगे ना एप्लीकेशन इन प्रिंसिपल्स का, सो बाय द एप्लीकेशन ऑफ दोज प्रिंसिपल्स इन द प्रैक्टिकल सिनेरियो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। कौन? मैनेजर का एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। मैनेजमेंट ट्राइज टू अचीव सम प्रीडिटरमाइंड गोल्स। फिर से आ गया, तो गोल्स अचीव करने के लिए क्या चाहिए? प्रिंसिपल्स चाहिए, और प्रिंसिपल्स को बस पढ़ के नहीं होगा, उनको अप्लाई भी करना पड़ेगा। तो दोनों चीज़ें चाहिए गोल्स को अचीव करने के लिए, ठीक है। बट एप्लीकेशन ऑफ दोज प्रिंसिपल्स रिक्वायर्स and depends upon the personal, हमने गलती कर दी, प्रिंटिंग टाइपिंग मिस्टेक है, पर्सनल स्किल्स ऑफ मैनेजर्स, ठीक है। मान के चलिए एक स्कूल से बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं, एक ही स्कूल में मतलब बहुत से टीचर पढ़ाते हैं, ठीक है। सबका पढ़ाई या सबका जो है पढ़ने का तरीका सेम नहीं होता, ठीक है। क्यों? डिपेंड करता है पर्सनल स्किल के ऊपर। बहुत से टीचर्स भी होते हैं, मान लो एक स्कूल में 4 टीचर्स एक ही सब्जेक्ट के, तो कभी फील कीजिएगा कि एक टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, एक टीचर, मैं बुरा पढ़ा नहीं बोलूँगा, एक टीचर का कम पढ़ा पा रहा है फॉर एग्जांपल। क्यों? सब लोग सेम M.Com B.Com किए, सब सेम B.Ed किए, लेकिन होता क्या है कि जो टैलेंट आप पढ़ते हो खुद में बिल्डअप करते हो, खुद पे डिपेंड करता है। कभी कभी नेचुरल होता है, कभी कभी इनको बिल्ड करना पड़ता है ट्रेनिंग के थ्रू। तो ये डिपेंड करता है कि पर्सनल मैनेजर के ऊपर। तो सेम अगर मान लीजिए आप खाली बस पढ़ के बुक्स खत्म हो पढ़ के हो गया, तो शायद वो स्किल्स आप डेवलप ना कर पाओ जो एक टीचर आपको पढ़ा के ये स्किल्स डेवलप करने में आपके अंदर हेल्प करे। तो जब लिखा है कि द मोर स्किल्ड द मैनेजमेंट टीम विल बी, द मोर इफेक्टिव विल बी द एप्लीकेशन ऑफ दोज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। ध्यान दीजिएगा, अब समझ में आ चीज़। आगे है दिस मैनेजमेंट इज बोथ एन आर्ट, सही दिस नहीं होगा, दस होगा, दिस मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस, बिकॉज हम बोथ होते हैं, प्रिंसिपल्स भी हमारे होते हैं, और यहाँ पर अगर मैं कहूँ इनका प्रिंसिपल्स का एप्लीकेशन भी यहाँ पर हमारा होता है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ कि मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल, ध्यान दीजिएगा। सो इंटेंजिबल का मतलब ही क्या? जो फंक्शंस हमारे मैनेजमेंट के, जो चीज़ें मैनेजमेंट की होती है, जो मैनेजर करता है, उसके हाथ पाँव हिल रहे दिख रहा है, वो आ रहा दिख, लेकिन वो क्या कर रहा है एक्चुअली में समझ में नहीं आता।
अब बात करूँ कि मैं स्क्रीन के सामने खड़ा हूँ, मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ पूरा चीज़, मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन पढ़ाना तो इनविजिबल चीज़ है ना। इस पढ़ाने के बाद आप कितना अच्छा समझ रहे हो वो रिजल्ट है उस काम का। सो मैनेजमेंट के जो फंक्शंस होते हैं वो होते हैं इनविजिबल, वो होते हैं इनटेंजिबल। देख नहीं सकता कोई इंसान, लेकिन आप फील कर सकता है कि हाँ करने के बाद रिजल्ट मुझे अचीव हुआ कि नहीं हुआ, फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ अगर मैं देखूँ, सो मैनेजमेंट इज एन इनविजिबल और इंटेंजिबल फोर्स। द इफेक्ट और प्रेजेंस ऑफ मैनेजमेंट कैन बी फेल्ट इन द फॉर्म ऑफ डिजायर्ड रिजल्ट्स। या मैं फिर से आगे, रिजल्ट मतलब क्या, ऑब्जेक्टिव, कि अगर मेरा जो ऑब्जेक्टिव है अगर वो अचीव हो गया तो कह सकते हैं कि वो बंदा काम कर रहा था, अगर नहीं कर तो बंदा काम नहीं कर। फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि आप बहुत साल भर अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो और आपकी मम्मी ने आपको टारगेट दिया कि आपको इसमें 90% लेकर आना है, साल भर खूब पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आपने पढ़ा भी, आपने एग्जाम भी दिया, अगर 90 या 70% आ गए तो किसी को दिखेगा आपने कितना पढ़ाई किया, वो इंटेंजिबल चीज़ हो गई। तो मतलब आपने काम अच्छे से नहीं किया, आपका 70% आ गया, रिजल्ट नहीं आया रिजल्ट। अब मांगे चलते आपने पढ़ाई भी खूब किया, साल भर दिख नहीं रहा किसी को पढ़ाई करना कि आप मेंटल कैसे प्रिपरेशन कर रहे हो, आपने एग्जाम दिया 90% आ गया, 90 से ज़्यादा आ गया फॉर एग्जाम्पल, तो वहाँ फील करोगे कि जो आपका जो काम था अब वो रिजल्ट में दिख रहा है कि हाँ रिजल्ट में दिख रहा है। तो हम लोग मैनेजमेंट के परफॉर्मेंस को, मैनेजमेंट के इफेक्टिवनेस को हम लोग मेजर करते हैं, उसके रिजल्ट से मेजर करते हैं। रिजल्ट अच्छा है तो मैनेजमेंट अच्छा है, वरना वो नहीं है, क्योंकि वो एक इंटेंजिबल चीज़ है, दिखता नहीं है। So can be seen, लिखा है कि दो functions of management is intangible, ध्यान दीजिएगा, intangible, but persons applying management principles that in managers can be seen। ये तो बेसिक चीज़ है, क्यों लिखा मुझे भी नहीं पता, बुक में लिखा हुआ तो मैंने छाप दिया, समझिएगा चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो मैं आगे बताऊँ नंबर 9 नंबर कि मैनेजमेंट इज एन इंटीग्रेटिंग फोर्स। तो मैं इसे रिपीट नहीं करूँगा, हमने पहले पढ़ा एज एन एक्टिविटी में, तो मैं बस रिपीट करता हूँ कि मैनेजमेंट ऑलवेज एम्स एंड हेल्प्स इन इंटीग्रेटिंग different resources human resource or non-human resource for achieving a common goals. It coordinates individual efforts of an organization into a team effort. In nutshell, we can say that management integrates human efforts with non-human resources। अब इतना आपको बताना वहाँ पर। आगे बात करूँ, सो मैनेजमेंट इज मल्टीडिसिप्लिनरी। हम पहले बात कर चुके हैं डिसिप्लिन बताते वक्त कि जो प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट के, क्योंकि ये ह्यूमन से इन्वॉल्व है, ये ह्यूमन करना है और ह्यूमन को मैनेज करना, इन्वॉल्व करना किसी भी एक फील्ड का बस की बात नहीं है, किसी भी एक नॉलेज के बस का बात नहीं है। इनकी नॉलेज को, इनको मैनेज करने के लिए अलग अलग फील्ड, अलग अलग स्टडीज़ को हमको समझना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हम पढ़ते हैं सोशल स्टडीज़, खाली हिस्ट्री और ज्योग्राफी का नाम नहीं, बल्कि बहुत लंबा चीज़ है। हम अगर मैनेजर हैं, हमारी कंपनी में अगर 50,000 लोग काम करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हमें समझना पड़ेगा कि 50,000 लोग किस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, उसे क्या चाहिए, उसे पैसे ज़्यादा चाहिए, उसे छुट्टियाँ ज़्यादा चाहिए। अगर हम उसे पैसे ज़्यादा देंगे, छुट्टी नहीं देंगे और छुट्टी चाहिए उसे, तो क्या बंदा काम करेगा ढंग से, काम नहीं कर पाएगा। अगर मान लीजिए उसे पैसे चाहिए, हम छुट्टियाँ दे रहे हैं उसे फॉर एग्जांपल, तब भी वो काम नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर रूल आता है, तो यहाँ पे आता है रूल सोशल स्टडीज़ का। सेम इज एंथ्रोपोलॉजी, सेम इज साइकोलॉजी, सेम इज मैथमेटिक्स, सेम इज इकोनॉमिक्स। तो मैनेजमेंट अपने प्रिंसिपल को बनाते वक्त, अपने स्टडी को एक स्ट्रक्चर देने से पहले क्या करता है कि पूरा स्टडी से जितने भी कनेक्टेड है सबसे वो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद एक कंप्लीट बनाता है अपने थ्योरी प्रिंसिपल्स को। कितना बढ़िया चीज़ है। और मैं बोलूँगा कि मैनेजमेंट का एक इकलौता फीचर जो है मैनेजमेंट को इतना इम्पॉर्टेंट या इतना रिलेटिव बनाता है कि जितने भी फील्ड सबसे नॉलेज ले लिया, अब उस फील्ड को करके बना रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक टीचर जो होता है, एक टीचर को बहुत सारी चीज़ पढ़ना पड़ता है, उसके बाद समझते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो कैसे हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनका नीड क्या है, उनका साइकोलॉजिकल चीज़ें क्या हैं, उनके फॉर एग्जांपल वो किस एज से बिलोंग करते हैं, उनके दोस्त कैसे हैं, लॉन्ग टर्म में क्या इफेक्ट होने वाला है। उसके बाद एक टीचर ढंग से एक टीचर बनता है पढ़ाने के बाद, ठीक है। सिर्फ ग्रेजुएशन और मास्टर्स करने के बाद टीचर नहीं बनता है। तो इस तरीके से मैनेजमेंट भी एक मल्टीडिसिप्लिनरी है। अपने नॉलेज, अपने प्रिंसिपल्स का जो बेसिक जो फैक्ट है वो अलग अलग डायमेंशन से, अलग अलग स्टडी से वो गैदर करता है। तो मैं समझाऊँ इसमें, तो यहाँ आपको दिखेगा कि थ्रू मैनेजमेंट इटसेल्फ इज एन डिसिप्लिन, इट ड्रॉज नॉलेज फ्रॉम सेवरल अदर डिसिप्लिन सच एज इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एक्सेट्रा। Thus we can termed मैनेजमेंट एज एन एप्लाइड साइंस, ठीक है। देखिए जैसे एप्लाइड साइंस बोलने का मतलब क्या है कि सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि जो हम अप्लाई कर रहे हैं फॉर एग्जांपल वो हमारा एप्लीकेशन कैसा हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सिचुएशन पे डिपेंड करता है।
तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि जो प्रैक्टिकल जो हम पढ़ के आए स्कूल या कॉलेज से हमें जहाँ काम करने के बाद सिचुएशन सेम हमें मिले। सिचुएशन पे डिपेंड करता है क्या चेंज ला रहे हैं, बिकॉज ये एब्सोल्यूट साइंस तो है नहीं, ये सर्कमस्टेंशियल साइंस कह सकते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि हमारा कितना होता है। ठीक है, सो होप हमने इस छोटे से वीडियो में कवर किया मैनेजमेंट के फीचर्स को। अभी जो फर्स्ट चैप्टर तो मैं बहुत धीमे धीमे जाऊंगा, बिकॉज ये फर्स्ट चैप्टर के टॉपिक्स ही हैं जो आगे आने में 10 से 12 चैप्टर्स का बेस रेडी कर देंगे। ये आपको जो है एक थॉट ऑफ डायमेंशन दे देंगे थॉट का, जहाँ आप टॉपिक को पढ़ते समझोगे ये चीज़ हमारी होती है। ठीक है, तो आज का हमारा सेकेंड क्लास रहा कॉमर्स का। बाकी जो भी शेड्यूल है, आप चाहे अपने स्कूल से बिलोंग करते हो नहीं करते हो, मैंने लिंक में आपको शेयर कर दिया कल रात को ही। तो आज हमारा जो 4:30 है, जिनके बिजनेस स्टडीज़ के हमारे हैं वो हमें लिए 4:30 हम लोग आज बेसिक का ह्यूमन मैनेजमेंट जो है वो पढ़ेंगे। मैं रेकमेंड करूँगा जिनका बिजनेस स्टडीज़ नहीं भी है कॉमर्स का, अगर टाइम फ्री मिले तो पढ़ ले, बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ रिलेशन उसका कॉमर्स के साथ भी है। और जो आप पढ़ोगे जाके बैचलर्स में, आपको चीज़ें जो आप पढ़े 11th जाके बैचलर्स में ही मिलेंगी एक बड़े रूप में। तो अगर चाहो तो अटेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है पढ़ने का। हम लोग मिलते हैं आज 4:30 अकॉर्डिंगली। सो बाय टू ऑल ऑफ यू एज ऑफ नाउ, टेक केयर, और मिलते हैं कल फिर से हम पढ़ेंगे कॉमर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, मैं इकोनॉमिक्स वाला क्लास जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ, और उसमें मैं कम से कम 2 चैप्टर कवर करूँगा, जो कि डिमांड चैप्टर है उसका, और फिर जो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर जो है, या फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कह लीजिए, वो चैप्टर मैं कवर करूँगा इकोनॉमिक्स में। ठीक है, सो होप सब लोग अच्छे से समझ में आया। एक बार येस या नो लिख कर चैट में मुझे बता दे, ताकि मैं फिर क्लास को एंड कर पाऊँ। तो मुझे चैट ऑप्शन में प्लीज़ येस या नो सम लिख के मुझे चैट में रिप्लाई कर दे, फिर आप चाहे तो ग्रुप मीटिंग लीव कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। ठीक है, सो मैं वेट कर रहा हूँ, चैट में हाँ लिख के मुझे भेज दे, मिलते हैं अगली क्लास में।